हेलो फ्रेंड, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो वही प्रश्न को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो स्पेशली 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो है। जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में साइंस में लघुत्तरीय प्रश्न से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में यही पर्सन 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम टोटली यहाँ पे 50 VBI लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम बतलाएंगे। ठीक है, और दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना दोस्तों, आपको क्लास में ही सारा क्वेश्चंस याद होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये 50 MBBI लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे पहला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कितना प्रश्न को यहाँ पे कवर कर पाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे पार्ट वाइज लेके आएंगे। टोटली यहाँ पे 50 VBI मोस्ट VBI यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न को हम पढ़ाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है ना, तो यहाँ पे आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा क्लास को पूरा कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक करने का ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये MBBI प्रश्न है, क्योंकि गत वर्ष में जो है ना दोस्तों ये प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, कोई भी कंडक्टर होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस किन किन बातों पर यानी कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में लिखना पड़ेगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बात लिखना पड़ेगा चालक की लंबाई पर, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा बात यह है कि चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा चालक के तार की प्रकृति पर, और अब यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा चालक के तापमान पर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होते हैं ना, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। किस किस बातों पर निर्भर करता है? जो चालक तार है ना दोस्तों, उसकी लंबाई कितना है उस पर डिपेंड करता है, और चालक के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे चालक तार की प्रकृति पर तो डिपेंड करता ही है, और इनके साथ साथ चालक के तापमान पर भी डिपेंड करता है, यानी कि ये चारों बातों पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रश्न को जो ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम है 2023 के बोर्ड एग्जाम में तो दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर करता है, और चालक के तार की प्रकृति पर करता है, और इनके साथ साथ चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी कि ये चारों बातों पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो ना दोस्तों आपको काफी ईजी तरीके से याद हो जाएगा ना। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इनके साथ साथ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक उदाहरण दे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में इसका कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो काफी सिंपल प्रश्न है। ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें अम्ल और भस्म ये दोनों एक साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, लवण बनाते हैं, और इनके साथ साथ जल बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होते हैं कि कोई भी अम्ल जो है दोस्तों ये आपका भस्म के साथ संयोग करके रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और इनके साथ साथ जल का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया, दो को यहाँ पे उदाहरण दे चुके हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं HCl एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो है ना दोस्तों NaOH, ये जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भस्म यानी कि क्षार के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl जो एक प्रकार का लवण होते हैं और यहाँ पे जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा रिएक्शन भी दिया गया है H2SO4, ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, आपका क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, KOH के साथ रिएक्ट करता है। ये एक प्रकार का क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं ना। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं दोस्तों, K2SO4 बनाते हैं, जो एक प्रकार का लवण होते हैं और इनके साथ साथ जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दो उदाहरण दे सकते हैं या फिर एक उदाहरण देने से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एक उदाहरण दे, तो यहाँ पे एक ही को उदाहरण देना है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होते हैं कि कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो काफी सिंपल है, तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, या फिर आप अगर ट्यूशन वगैरह में पढ़े तो इसको MBBM मान लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न भी MBBI, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जस्ता के दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो Zn होते हैं ना, इसका दो अयस्क लिखना है यानी कि और लिखना है, और इसका क्या लिखना है दोस्तों, फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जस्ता के दो अयस्क लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ता के कुछ प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जस्ता का अयस्क क्या क्या होते हैं, जिंक ब्लेंड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ZnS कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र ये होते हैं ZnS। और दूसरा होता है दोस्तों कैलेमाइन। कैलेमाइन भी एक क्या होते हैं, जस्ता का अयस्क होते हैं, जिसका सूत्र क्या होते हैं, ZnCO3 होते हैं। क्या होते हैं, ZnCO3। और दोस्तों तीसरा ये होते हैं जिंकाइड। जिंकाइड कहने का अर्थ है ZnO। ठीक है, तो ये तीनों आपका क्या है दोस्तों, जस्ता के प्रमुख अयस्क है, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइड। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइड। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न 100%। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद करने का। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न को भी जो है आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एम्पियर की परिभाषा है। ठीक है, एम्पियर जो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होते हैं ना, इसका डेफिनेशन आपको देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रभावित हो, तो उस परिपथ में प्रभावित धारा की जो प्रबलता होती है 1 एम्पियर होती है। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से जब 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रभावित होती है, यानी कि 1 सेकंड में जो है ना दोस्तों 1 कूलाम आवेश प्रभावित होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, अर्थात कहने का अर्थ है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 एम्पियर जो होते हैं ना, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रभावित होती है, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, 1 एम्पियर कहलाती है ना। तो आप समझ चुके होंगे, इसको अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ता है। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना, आपके गत वर्ष में एक एक प्रश्न जो है ना दोस्तों 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो ना अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है ना। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं, सूर्य के प्रकाश यानी कि जो सनलाइट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम लोग कहते हैं, जल की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे देखिएगा जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, CO2 और जल की उपस्थिति में क्या होते हैं करते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्टार्च के रूप में अपना भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्मित करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल युक्त पौधे अपना, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए पौधे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषी भी कहते हैं ना। पौधे को क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन क्लोरोफिल युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं ना। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। और इसका जो रासायनिक समीकरण दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में 6CO2 + H2O। ठीक है, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका जल हो गया ना। इसकी उपस्थिति में जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं C6H12O6 + 6O2। ठीक है, तो ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण का ना। तो अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप अच्छी तरीके से याद करने का ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100% इसी से प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, इसीलिए आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा क्या है ना, इसके एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं ना, विद्युत धारा क्या होते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा। यानी कि जो कोई भी कंडक्टर होते हैं उसमें जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। यानी कि किसी भी चालक में प्रभावित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होते हैं। और एम्पियर को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं ना। तो काफी सिंपल डेफिनेशन है कि विद्युत धारा क्या होते हैं, कि किसी चालक में प्रभावित होने वाले आवेश की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं ना। चलिए ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी संक्षेप में यहाँ पे परिभाषा दिया जा रहा है ताकि आपको जो है ना जल्दी से याद हो जाए ना। तो यहाँ पे हम लोग टोटली 50 MBBI यहाँ पे जो है ना दोस्तों शॉर्ट टाइप प्रश्न को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यही 50% से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप अच्छी तरीके से याद करने का। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, जो मेटल होते हैं उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे आपको समझाना है ना। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यानी कि जो मेटल होते हैं जब अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उदाहरण 2 को दिया गया है, तो देख सकते हैं जेटन यानी कि जिंक एक प्रकार का धातु होते हैं और ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं इससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं दोस्तों, जेटन SO4 बनाते हैं ना। और इनके साथ साथ देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना। इसी प्रकार यहाँ पे इसका दूसरा रिएक्शन भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम में एक प्रकार के क्या होते हैं, धातु होते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, HCl यानी कि एक अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं। अम्ल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं दोस्तों, NaCl बनाते हैं और इनके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यह एक प्रकार का क्या कौन सा रिएक्शन है, मतलब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो काफी यहाँ पे संक्षेप में डेफिनेशन बता रहे हैं, इसीलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर सेलेक्ट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना धमाकेदार क्लास होते रहता है ना। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वर्ल्ड की परिभाषा दे। ठीक है, तो यानी कि एक वर्ल्ड किसको कहते हैं उसी का डेफिनेशन देना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि यदि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो अब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है ना, क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट किसको कहेंगे, किसी भी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना जूल कार्य खर्चा होता है ऊर्जा, तो 1 जूल कार्य मतलब 1 जूल कार्य करने पड़े तो उस दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार डेफिनेशन कीजिए कि 1 वोल्ट क्या होता है कि किसी भी मतलब धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन को जो ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय कम है, इसीलिए यहाँ पे जो ना दोस्तों 2011 से 2022 तक जो भी प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ना, तो उसी प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिनमें ये प्रथम पार्ट है, इसी तरह यहाँ पे 4 से 5 पार्ट आएंगे जो हम जो है ना आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताएंगे, जो कि आपको पूरे यहाँ पे जो है ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको जो है ना लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद करने का ना। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं कीजिएगा ना, नहीं तो यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रश्न छूट सकता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, काफ़ी सिंपल है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं ना उसको निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें मानव नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर यानी कि अनंत की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वैसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए बिंदु अनंत से कम हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो दूर बिंदु होता है दोस्तों क्या होता है, अनंत से भी कम हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है लेकिन परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, उसका जो दूर बिंदु होता है ना क्या होता है, अनंत से भी कम हो जाता है। और इसका कारण भी यहाँ पे दिया गया, कारण कौन सा कारण से होता है निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को, तो यहाँ पे दिया गया 2 कारण, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का अधिक हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जब दूरी अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से मतलब निकट दृष्टि दोष का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। और इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो भी व्यक्ति इस दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है तो उस व्यक्ति को हम लोग अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, उस व्यक्ति को किस मतलब कौन से चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। इससे अगर इसका उपयोग करेगा तो व्यक्ति को जो है ना निकट दृष्टि दोष से वो क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे दूर हो जाएगा ना। तो उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ना। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी जो है ना आप दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर और पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे ना। तो यहाँ पे आपको बताना है जो प्लास्टर और पेरिस होते हैं, जो पोप होते हैं, इसको हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं, पोप, प्लास्टर और पेरिस। ठीक है, ये जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टर और पेरिस जल मिलाने से मिश्रण तप्त होकर जिप्सम बनता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लास्टर और पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो जल के साथ संयोग करके क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर और पेरिस बनता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका समीकरण भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे CaSO4 देख सकते हैं, CaSO4 होल 2 इंटू 2 मतलब H2O प्लस 3H2O, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्लास्टर और पेरिस का निर्माण करते हैं। और दोस्तों प्लास्टर और पेरिस का जो आणविक सूत्र होते हैं क्या होते हैं,
CaSO फॉर H2O होते हैं। क्या होते हैं? CaSO फॉर H2O। ठीक है, यहाँ पे आगे में 2 दिया गया है तो इसको आप समझ सकते हैं CaSO फॉर H2O, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण क्या कैसे होते हैं? तो ये जल से मतलब जल के साथ मिला देंगे, मिश्रण कर देंगे और इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ना। तो यहाँ पे टोटली जो है ना क्लास 10 के साइंस के लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 100 टाइप प्रश्न में यहाँ पे 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को पढ़ा चुकी है, लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ा चुकी है। इसी तरह यहाँ पे टोटली यहाँ पे 5 पार्ट लाएंगे, जिसमें प्रत्येक पार्ट में जो ना दोस्तों 10 महत्वपूर्ण है यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो तो उस पर्सन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप उसको कॉपी में लिख करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी पर्सन ना छूटे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो यहाँ पे जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। ठीक है, तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम। जब तक आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए दोस्तों, फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे समय काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली 3 क्लास होती है, यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है और यहाँ पे 6 बजे शाम में क्लास होती है और यहाँ पे दोस्तों रात्रि 9 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो ये सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा, रेगुलर एग्जाम तक करना है यहाँ पे क्लास को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।